हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म और ये हमारे वीडियो का पार्ट 8 है। स्टूडेंट, यहाँ हम कर रहे हैं एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वह हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंसेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंसेक्ट होते हैं वह गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो उनके पास गैसेस एक्सचेंज करने के लिए क्या है। आपको पता है कि इंसेक्ट भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में गैसेस एक्सचेंज होती है। तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हमारे जो इंसेक्ट है उनके पास क्या है, स्पेरिकल्स, गिल्स, लंग्स या स्टोमेटा। तो हमारे इंसेक्ट के पास है स्पेरिकल। इस इंसेक्ट की बॉडी में छोटे छोटे से होल होते हैं, ये छोटे छोटे होल के थ्रू ही ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। गिल्स इंसेक्ट में नहीं होते, लंग्स भी नहीं होते और स्टोमेटा तो हमारी लीव्स में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। थ्रू विच ट्यूब डज एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम द विंड पाइप। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो विंड पाइप है उसके थ्रू जो ट्यूब्स हैं उनसे एयर एंटर होती है हमारे लंग्स में। हमारा जो विंड पाइप है उसके थ्रू उससे कनेक्टेड जो ट्यूब है उससे एयर एंटर होती है हमारे लंग्स में। आपको पता है कि हमारा जो विंड पाइप है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, तो उससे कनेक्टेड दो ट्यूब है, उनसे एयर एंटर होती है हमारे लंग्स में। तो विंड पाइप से कनेक्टेड जो दो ट्यूब हैं वह क्या है, विंड पाइप से कनेक्टेड जो दो ट्यूब है जिनसे एंटर हो रही है एयर हमारे लंग्स में, वो क्या है, ब्रोंकाई है ना। ये सिंगुलर क्या कहलाते हैं, ब्रोंकस, और दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, दोनों पेयर ब्रोंकाई कहलाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ब्रोंकाई है। ब्रोंकियोली क्या है, ब्रोंकाई की लंग्स में जाके ब्रोंकाई अलग अलग पार्ट में ब्रांचेस में बढ़ जाता है, तो वो है ब्रोंकियोली। और एल्वियोली क्या है, एयर बैग है लंग्स के अंदर, और ट्रैकिया तो विंड पाइप को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ब्रोंकाई हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। वेयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ब्रीथ इन पास इनटू द ब्लड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है वह हमारे ब्लड में मिक्स होती है। यह आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करते हैं वह ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो वह कौन सी जगह है जहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होती है, तो वह जगह क्या है, एल्वियोली है। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो लास्ट में हमारे क्या है, विंड पाइप से पहुंचती है, विंड पाइप से ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई से जाती है हमारे ब्रोंकियोलीज में, और ब्रोंकियोलीज से लास्ट में पहुंचती है हमारे एल्वियोलीज में। एल्वियोली क्या है, हमारे लंग्स के अंदर एयर बैग है, और इन एयर बैग के सराउंडिंग होते हैं ब्लड वेसल्स, और इन ब्लड वेसल्स में क्या, उसमें एल्वियोली जो ऑक्सीजन एल्वियोली में पहुंचती है, ये ऑक्सीजन पहुंचती है इन ब्लड वेसल्स में, और इन ब्लड वेसल्स से फिर ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे बॉडी के ऑल पार्ट में। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स होती है, तो वो कौन सा हमारे बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड को हमारे ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिक्स करता है, तो वह क्या है, एल्वियोली है। ठीक है, वेयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ब्रीथ इन पास इनटू द ब्लड, है ना। तो कहाँ से ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे ब्लड में, तो वो है एल्वियोली। Which of these is not true about the cellular respiration? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या सही नहीं है, इट रिलीज एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है क्या, नहीं भाई। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, वह रेस्पिरेशन जो हमारी सेल्स में होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन हमारी सेल्स में होता है, जब ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक पहुंचती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कह रहा है एनर्जी रिलीज होती है, तो ये बात तो सही है, हमें तो नॉट ट्रू आंसर ढूंढना है। इट अकर ओनली ड्यूरिंग द डे। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या सिर्फ दिन में होता है, नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल टाइम होता है, क्योंकि ऑल टाइम हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोसेस तो ऑल टाइम चलता है, डे एंड नाइट। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं।
इट यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है, आउट हो जाती है। तो ये वाली बात तो सही है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, हमें तो नॉट ट्रू आंसर ढूंढना है, तो ये वाली बात तो करेक्ट है। इट अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स, ये ऑल लिविंग थिंग्स में होता है। हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल लिविंग थिंग्स में होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, ऑल लिविंग थिंग्स सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। प्रोसेस में अंतर हो सकता है पर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल लिविंग थिंग्स करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। हमारा नॉट ट्रू कौन सा है? इट अकर ओनली ड्यूरिंग द डे। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5th। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या ट्रू है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? वह रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ना। रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो होता है लेकिन विदाउट ऑक्सीजन होता है। तो इसमें कौन सा आपको ट्रू है यह बताना है। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, तो भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज मोर देन द एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कह रहा है कि यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, मोर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी लेस अमाउंट में रिलीज होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सम टाइम इट अकर इन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, कभी कभी ये ह्यूमन बॉडी में भी होता है, तो हाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन कभी कभी ह्यूमन बॉडी में भी होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन क्या होता है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी की डिमांड पूरी करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन उस अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं पहुँच पा रही होती है, लेकिन एनर्जी की तो जरूरत होती है हमें क्योंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे जो सेल्स में जो ग्लूकोज है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने लगता है हमारी सेल्स के अंदर। तो हम कभी कभी हम ह्यूमन भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो सम टाइम इट अकर इन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। तो क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिया है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 6 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू द, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लांट में गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, स्टोमेटा के, रूट के, बड्स के, या फिर एंटायर लीफ सरफेस। तो भाई स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। प्लांट की लीफ में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा, और उनके थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होती है। रूट के थ्रू गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, बड्स जो कि प्लांट की कलियां हैं उनके थ्रू भी गैस एक्सचेंज नहीं होती, और एंटायर लीफ सरफेस से भी गैस एक्सचेंज नहीं होती, है ना। अब हमारा क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज, वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन। तो भाई इंटरनल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो सिर्फ हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनहेल और एक्सहेल क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो सिर्फ इनहेल और एक्सहेल होता है जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इंटरनल रेस्पिरेशन में, क्योंकि हमारी सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारा आंसर है इंटरनल रेस्पिरेशन। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। कंबंशन इज फास्टर प्रोसेस देन रेस्पिरेशन, कंबंशन का जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से फास्टर होता है, तो ये बात तो सही है। कंबंशन का प्रोसेस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से फास्टर होता है। कंबंशन अकर एट द हायर टेम्परेचर देन रेस्पिरेशन, कंबंशन जो है वो रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हायर टेम्परेचर पे अकर होता है, तो ये बात भी करेक्ट है। कंबंशन हायर टेम्परेचर पे अकर होता है देन रेस्पिरेशन। In combustion, energy is released in several steps, where in respiration it is released in single step. यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंबंशन में एनर्जी रिलीज होती है सेवरल स्टेप में, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है सिंगल स्टेप में, तो ये वाली बात गलत है ना।
तो आपकी ये वाली बात जो है वो गलत है, आपका आंसर ये है। कंबंशन कैन अकर एनीवेयर बट रेस्पिरेशन ओनली अकर इन लिविंग सेल्स, तो ये वाली बात सही है। कंबंशन का प्रोसेस कहीं भी हो सकता है, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो सिर्फ लिविंग सेल्स में ही होगा। तो आपका इनकरेक्ट आंसर क्या है? In combustion, energy is released in several steps, whereas it released in respiration, it is released in single step. Respiration में ये single step में होता है, लेकिन combustion में ये होता है several step में। तो ये वाला statement हमारा incorrect है। Which of the following टर्न लाइम वाटर मिल्की, कौन है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है? कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है? ऑक्सीजन? जी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड? बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की करती है। सल्फर एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करती। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं करती लाइम वाटर को मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की करती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, एनर्जी इज नीड फॉर, एनर्जी की जरूरत होती है मूवमेंट करने के लिए। हाँ जी, मूवमेंट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। बिल्डिंग अप लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज जो आपके छोटे एटम्स हैं उनको लार्ज मॉलिक्यूल में बदलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जी हाँ, होती है। ऑल ऑफ द अबोव, तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एवरेज एडल्ट पर्सन जब वह रेस्ट पोजीशन में है तो उसका पर मिनट ब्रीथिंग रेट क्या होगा? 10 to 13? जी नहीं। 15 to 18? हाँ। एक एवरेज एडल्ट पर्सन जब वह रेस्ट की पोजीशन में है तो उसका पर मिनट ब्रीथिंग रेट होगा 15 to 18। 21 to 24? नहीं। 30 to 33? नहीं। आपका आंसर है 15 to 18। क्वेश्चन 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एक्सहेल्ड व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो कौन सी गैस एक्सहेल्ड करते हैं? ऑक्सीजन नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। हाइड्रोजन नहीं करते। नन ऑफ दीज आपका नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ब्रीथ करते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल्ड करते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, डूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपके लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, आपके जो लेग्स हैं वह दर्द करने लगते हैं। तो ये क्रैम्प्स क्या चीज़ एक्यूमुलेट हो जाने के कारण आते हैं? क्या चीज़ इकट्ठी हो जाने के कारण आपके लेग्स में क्रैम्प आ जाते हैं? तो हमारे जो ये क्रैम्प पाते हैं बॉडी में लैक्टिक एसिड एकत्रित हो जाने के कारण आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और आपके लेग्स, आपके पैर जो होते हैं वो दर्द करने लगते हैं। क्योंकि आप जब हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी कब बनेगी? जब आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इतनी मात्रा में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा होता है जितनी मात्रा में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन ही ब्रेक डाउन होने लगता है। जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और जब लैक्टिक एसिड बनने लगता है तो हमारे लेग्स में क्रैम्प आ जाते हैं। तो हैवी एक्सरसाइज करने में क्या होता है, हमारे लेग्स में क्रैम्प आते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, अल्कोहल नहीं बनता, वाटर भी नहीं बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट होता है और लैक्टिक एसिड बनता है ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, अल्कोहल तो बनता है एनारोबिक, जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी बॉडी में बनता है अल्कोहल। हम ह्यूमन की बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है हैवी एक्सरसाइज करने पर। ठीक है, डूरिंग एक्सहेलेशन द रिप, जब आप एक्सहेल करते हो तो आपकी रिप्स क्या होते हैं, मूव अपवर्ड मूव हो जाते हैं क्या? नहीं। मूव डाउनवर्ड? हाँ, जब आप एक्सहेलेशन करते हो तो आपके रिप डाउनवर्ड मूव होते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड आउट करनी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा डायफ्राम भी ऊपर की ओर उठता है ना, और हमारे जो रिप केज है वो क्या होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, ताकि आप इजीली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सको। ठीक है, रिब केज क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं, और डायफ्राम भी अंदर की तरफ चला जाता है, जिससे आप
कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर पाओ। मूव अपवर्ड, आपको अपवर्ड मूव नहीं करते हैं आपके रिब केस, और आपका डू नॉट मूव एट ऑल। तो यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स क्या होते हैं, मूव डाउनवर्ड मूव हो जाते हैं। अब हम बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ह्यूमन में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो आपको पता है कि ह्यूमन की ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है उनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, यही हमारे ब्लड को रेड कलर का रखता है, और इसमें आयरन होता है, Fe होता है काफ़ी मात्रा में। तो ये जो हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में मिक्स होता है, तो ये क्या काम करता है, ये करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। हमारे बॉडी के ऑल पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलती है तो वह कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक इस तरह का पिगमेंट है हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारे बॉडी के ऑल पार्ट में। तो हमारा आंसर है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन यही है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इज हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल नहीं है, और मायोग्लोबिन भी नहीं है, और कैरोटीन भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। Which of the following organism can perform both aerobic and anaerobic respiration? अब यहाँ पे आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन कर सकता है। तो वह है यीस्ट। यीस्ट इस तरह का ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन कर सकता है। स्टूडेंट, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, तो आप यीस्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, तो आप यीस्ट ना लिखें। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन कौन सा ऑर्गेनिज्म कर सकता है, तो वहां पे आप यीस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा जाए तो उसके एग्जाम्पल में आप यीस्ट मत लिखिएगा, एरोबिक और एनएरोबिक में यीस्ट लिख दीजिएगा, और सिर्फ एनारोबिक में भी आप यीस्ट लिख सकते हैं। ह्यूमन तो एनारोबिक करता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए जब वह एक्सरसाइज कर रहा होता है। फिश करती रही है एनारोबिक, और प्लांट भी एनारोबिक नहीं करते हैं। हमारा यीस्ट करता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह का रेस्पिरेशन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट सेल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में यीस्ट की सेल कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है। अब यीस्ट की सेल में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंट में। तो जब यीस्ट की सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो वह कन्वर्ट होता है किसमें, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, यीस्ट की सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन, और ब्रेक डाउन होके वह कन्वर्ट होता है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। लैक्टिक एसिड एंड वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, ऑक्सीजन एंड वाटर में भी नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में भी कन्वर्ट नहीं होता है। आगे बढ़ें। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो एनर्जी स्टोर होती है जिस फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, एटीपी, है ना। रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस जब होता है तब एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में स्टोर होती है। डीएनए फॉर्म में नहीं होती, आरएनए फॉर्म में भी नहीं होती, और एडीपी फॉर्म में भी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो हार्ट है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। हार्ट क्या है, हार्ट तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। हार्ट का काम क्या है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है उस ब्लड को लेता है और उस ब्लड को देता है हमारे लंग्स को, और लंग्स क्या करते हैं, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, और ऑक्सीजन मिक्स ब्लड देते हैं हमारे हार्ट को, और हार्ट फिर उन्हें पंप करके देता है हमारी बॉडी के ऑल पार्ट में। तो क्या है, हार्ट का काम तो क्या है, अनप्योर ब्लड लंग्स को देना और लंग्स से प्योर ब्लड लेना, सिर्फ इतना काम है हार्ट का।
रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? वह तो है हमारी नोस्ट्रिल, ट्रैकिया, है ना, और ट्रैकिया की जो दो ब्रांचेस है जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई और सिंगुलर को कहते हैं ब्रोंकस, और ये ब्रांचेस जब लंग्स में और स्मॉल ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं तो वो क्या कहलाती है? ब्रोंक्यूल कहलाती है। और उन ब्रोंक्यूल के लास्ट में जो छोटे छोटे एयर बैग होते हैं, एल्वियोली, और उसके अलावा हमारा क्या, रिब केज, हमारा डायाफ्राम, ये सब हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन। तो हार्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, रहा लंग्स हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ट्रैकिया भी है और डायाफ्राम भी है, लेकिन हार्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। The flap that cover the trachea during swallowing is called। अब एक फ्लैप होता है जो ट्रैकिया को कवर कर देता है जब हम कुछ चीज स्वेलो कर रहे होते हैं, जब हम फूड स्वेलो कर रहे होते हैं तो एक फ्लैप टाइप का कवर होता है जो ट्रैकिया को कवर कर देता है। एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो ट्रैकिया को कवर कर देता है जब हम फूड स्वेलो कर रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। आपको मैंने बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है? इपीग्लोटिस क्या करता है? ट्रैकिया के रास्ते को क्लोज कर देता है ताकि हमारा जो ट्रैकिया है उसमें फूड ना जाए और फूड जाए हमारे सीधे स्टमक में। तो इपीग्लोटिस काम करता है, ये फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? ट्रैकिया को कवर कर देता है जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं। लैरिंक्स नहीं करता, लैरिंक्स तो हमारा वॉइस बॉक्स है ना, और फेरिंक्स वो जगह है जहाँ पे हमारा फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, है ना। फेरिंक्स वो स्थान है जहाँ पे फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। और ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई तो हमारा ट्रैकिया की दो ब्रांचेस हैं। ट्रैकिया जब दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है वह कहलाती है ब्रोंकाई। तो सही आंसर क्या है? इपीग्लोटिस। अब बाकी के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोली अकर बाय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एल्वियोली में जो गैसेस एक्सचेंज होती है वह किस तरह से होती हैं। आपको पता है कि एल्वियोली हमारे लंग्स के अंदर एयर बैग है और जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है वह इन एयर बैग में जाके भर जाती है। और इस एल्वियोली के सराउंडिंग क्या है? ब्लड वेसल्स हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड होता है। तो एल्वियोली क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेती है ब्लड से, और जो एल्वियोली में ऑक्सीजन आई है वह ऑक्सीजन मिक्स कर देती है ब्लड के अंदर। तो ये काम होता है एल्वियोली का। तो ये जो प्रोसेस होता है एल्वियोली के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन देना, ये किस प्रोसेस के थ्रू आता है? ये कैसे होता है? ये होता है डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन का मतलब होता है प्रसार या विसरण। तो जो गैसेस होती है उनका प्रसार होता है, उनका विसरण होता है एल्वियोली के थ्रू जाना ब्लड में और ब्लड से जाना एल्वियोली में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन के कारण होता है ये सब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है, विसरण प्रणाली या फिर प्रसार प्रणाली के कारण ये सब हो पाता है। तो यहाँ पे लिखा है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोली अकर बाय डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस के कारण नहीं होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण भी नहीं होता, और एंडोसाइटोसिस के कारण भी नहीं होता है। ठीक है, डिफ्यूजन के कारण होता है। क्वेश्चन 22 देखिए, यीस्ट इज यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स। अब यीस्ट का यूज किया जाता है वाइन और बियर इंडस्ट्री में, क्योंकि भाई यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने पे यीस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो भाई वाइन और बियर इंडस्ट्री में क्यों यूज करेंगे यीस्ट का? क्यों यूज करेंगे? क्योंकि एनएरोबिकली प्रोड्यूस एल्कोहल, एनएरोबिकली एल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो भाई वाइन और बियर इंडस्ट्री में तो एल्कोहल बनाने के लिए तो यूज करेंगे यीस्ट का। तो हमारा आंसर क्या होगा? एनएरोबिकली प्रोड्यूस एल्कोहल, क्योंकि यीस्ट एनएरोबिकली एल्कोहल प्रोड्यूस करता है। अब भाई देखो, एरोबिकली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, एरोबिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन भाई हमें तो वाइन और बियर इंडस्ट्री में यूज क्यों होता है ये बताना है। अब हमें एरोबिकली प्रोड्यूस एल्कोहल, तो एरोबिकली एल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होता है, एल्कोहल प्रोड्यूस होता है एनएरोबिकली। एनएरोबिकली प्रोड्यूस CO2, एनएरोबिकली CO2 प्रोड्यूस होता है। पर वाइन और बियर इंडस्ट्री में यीस्ट का यूज क्यों होता है? क्योंकि यीस्ट जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो एनएरोबिकली प्रोड्यूस होता है एल्कोहल। ठीक है, विच आर द गैस इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस इन्वॉल्व है ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन।
एक्सहेलेशन और इनहेलेशन क्या कहलाते हैं? ब्रीथिंग कहलाते हैं। तो ब्रीथिंग के प्रोसेस में हम इनहेल क्या करते हैं? O2 और एक्सहेल क्या करते हैं? CO2। तो ब्रीथिंग में कौन सी गैसेस इन्वॉल्व है? O2 एंड CO2। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर ये है। अच्छा, आप बताइए क्या हम O2 एंड NO2 करते हैं? नहीं भाई, ब्रीथिंग के प्रोसेस में O2 और NO2 का कोई काम नहीं है। O2 और SO2 करते हैं? नहीं। O2 और O3 करते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं ब्रीथिंग में? कौन सी गैसेस इन्वॉल्व है? O2 एंड CO2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 24 है, विच पार्ट ऑफ नोज प्रिवेंट द पैसेज ऑफ स्मोक डस्ट इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे नोज का वह कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है स्मोक और डस्ट से। तो भाई हमारे नोज में जो हेयर होते हैं ना, वो प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को डस्ट और स्मोक से। क्योंकि भाई नेसल कैविटी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि नेसल कैविटी के अंदर जो म्यूकस और हेयर होता है, नेसल कैविटी के अंदर जो म्यूकस और हेयर होता है वही हमें प्रिवेंट करते हैं स्मोक और डस्ट से। तो नेसल कैविटी हमारा आंसर नहीं है। नेसल कैविटी के अंदर जो हेयर और म्यूकस है वो प्रिवेंट करता है हमें स्मोक और डस्ट से। तो हमारा आंसर हेयर है, नेसल कैविटी नहीं। नोस्ट्रिल तो हमारे नोज के 2 होल को कहते हैं, तो नोस्ट्रिल भी हमें प्रिवेंट नहीं करता। नोस्ट्रिल का काम तो क्या है? वहां से सिर्फ गैसेस जाती है हमारी बॉडी के अंदर, वह रास्ता है जहां से हमारी बॉडी के अंदर गैस जाती है, ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो नोस्ट्रिल भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, आंसर है हमारा हेयर। ठीक है, 25 देखिए, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट इज नॉट एज फास्ट एज इन एनिमल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट में वह एनिमल से कम फास्ट होता है, स्लो होता है एनिमल के अकॉर्डिंग। जो हमारे प्लांट होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं वह भी, लेकिन उनका जो रेट होता है ना गैसेस एक्सचेंज करने का, वह क्या होता है? एनिमल के अकॉर्डिंग स्लो होता है। एनिमल का फास्ट होता है और प्लांट का स्लो होता है। इंसेक्ट और बर्ड से तो अच्छा रहता है इनका गैसेस एक्सचेंज करने का प्रोसेस, लेकिन एनिमल से स्लो होता है और ह्यूमन बीइंग से भी स्लो ही होता है। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा क्या है? एनिमल है। विच डिजीज इन लिंक्ड टू स्मोकिंग। अब आप स्मोकिंग करते हैं, कोई इंसान बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है तो उसको कौन सी डिजीज हो सकती है भाई? मलेरिया, कॉलेरा, टाइफाइड या लंग्स कैंसर। आपको पता होगा जब अधिक स्मोकिंग करते हैं तो क्या हो जाता है? लंग्स कैंसर हो जाता है। लंग कैंसर हमारा करेक्ट आंसर है। चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय, क्वेश्चन 27 कह रहा है कि चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय। सबसे पहले तो आप चेस्ट कैविटी को समझिए। चेस्ट कैविटी से क्या मतलब है? चेस्ट कैविटी हमारी जो चेस्ट का वह पार्ट है, वह एक गुफा है हमारे चेस्ट में के अंदर, जहाँ पे क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया की जो दो ब्रांच है, क्या? ब्रोंकाई और लंग्स है। लंग्स के अंदर जो ब्रांचेस है ब्रोंक्योलीज और एल्वियोली और डायाफ्राम, ये सब क्या है? हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर है। अब ये चेस्ट कैविटी भी सराउंडेड है एक किससे? ये चेस्ट कैविटी भी सराउंडेड। चेस्ट कैविटी के अंदर क्या क्या है मैंने बता दिया। ट्रैकिया है ना, ब्रोंकाई है और लंग्स है। लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्योलीज है वह है, एल्वियोलीज है, डायाफ्राम है, ये सब क्या है? हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर है। अब ये चेस्ट कैविटी भी एक किससे सराउंडेड है? 12 पेयर ऑफ रिब्स से सराउंडेड है। हमारी जो चेस्ट कैविटी भी है वो 12 पेयर ऑफ रिब से सराउंडेड है। रिब केस आपने देखा है, आपको रिब केस पता है, डायग्राम दिखा देती हूँ, इस तरह का होता है रिब केस। तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो 12 पेयर होते हैं ये, तो 12 पेयर ऑफ रिब से सराउंडेड है, ताकि हमारे जो चेस्ट कैविटी के अंदर जो ऑर्गन है वो क्या रहे? सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, तो ये हमारा 12 पेयर ऑफ रिब्स से सराउंडेड है। चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स से नहीं है, 11 पेयर ऑफ रिब्स से नहीं है, 25 रिब्स से भी नहीं है, 12 पेयर ऑफ रिब्स से सराउंडेड है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारी एक्सरसाइज के MCQ टाइप क्वेश्चन तो पूरे कर लिए हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन स्टूडेंट परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और सही आंसर पे टिक लगाना है। तो सिंपल है, कोई कठिन नहीं है और आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे ऐसे। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बना दिए हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमारे अगले वीडियो में मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कराऊंगी। तो स्टूडेंट बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आपको अच्छे से
आप एग्ज़ाम में अच्छा करें, बेहतर करें। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूँ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।